हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है नाइस व्यू। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जिंगहाउ नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी 6 साल की बहन के साथ रहता है और इसकी मम की मौत हो गई थी और इनके फादर भी इन्हें छोड़ के चले गए थे, इसलिए अपनी बहन का ख्याल रखता है। और अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के बाद ये डॉक्टर से मिलने जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि इसकी बहन के दिल में कोई बीमारी है और यही बीमारी इसकी मोम को भी थी, जिसकी वजह से इसकी मोम की मौत हो गई। अगर टाइम रहते इसकी बहन का इलाज ना हुआ तो उसके साथ भी शायद यही होगा। और डॉक्टर उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं और जिंगहाउ यहाँ एक छोटी सी फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप चलाता है जहाँ से वो इतना भी नहीं कमाता कि एक टाइम का अच्छा खाना खा सके। अचानक एक रात जिंगहाउ का फ्रेंड उसे फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है। इसका फ्रेंड एक वेयर हाउस में काम करता है जहाँ वो उसे बॉक्स का बहुत बड़ा पहाड़ दिखाता है और इन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे सेकेंड हैंड फ़ोन थे और ये वेयर हाउस जिस मालिक का था उसे पता नहीं किसी वजह से जेल हो गई है। अब इस वेयर हाउस का और इन सेकंड हैंड फ़ोनों का कोई भी मालिक नहीं है। अब इसका दोस्त इससे कहता है कि इन मोबाइलों को तू ले जा, ठीक करके इन्हें बेच दियो और जितना भी प्रॉफिट होगा वो तू रख लियो, बस मुझे इसके बदले 1 लाख येन दे दे अभी। लेकिन जिंगहाउ के पास तो इतने पैसे रहते नहीं है, लेकिन वो कुछ मोबाइल घर पे ले जाता है और उन्हें रिपेयर करता है जितनी भी उसके पास नॉलेज होती है। फिर ये फ़ोन को क्वालिटी चेक के लिए भेज देता है और फ़ोन खुल जाता है और फ़ोन काफ़ी अच्छा निकलता है और ये देखकर जिंगहाउ काफ़ी खुश हो जाता है और वो सोच लेता है कि अभी ये मैं सारे फ़ोन खरीद लूँगा और इन्हें रिपेयर करके बेचकर अमीर बन जाऊँगा। फिर वो अगले दिन लोन लेने के लिए बैंक जाता है क्योंकि इसके पास तो इतने पैसे थे नहीं कि ये अपने दोस्त को पैसे देके उन फ़ोनों को खरीद सके। वहाँ से ये मॉल जाता है एक मोबाइल शॉप ओनर के पास और उसे बताता है कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन हैं, मैं तुम्हें रिपेयर करके दूंगा, तो क्या तुम उन्हें बेचोगे? और इन दोनों के बीच डील फाइनल हो जाती है। यहाँ पर जिंगहाउ अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है जो यहाँ निकल के आता है 9 लाख येन, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जिससे ये अपनी बहन का इलाज भी करवा सकता है और एक दुकान भी खरीद सकता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। अब ये बहुत खुश होता है और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी निकालती है कि कोई भी सेकंड हैंड फ़ोन नहीं बेचेगा। अगर बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल हो जाएगी और उसकी दुकान पर भी सील लग जाएगी। जिंगहाउ मोबाइल शॉप ओनर से मिलने जाता है क्योंकि वो इससे फ़ोन लेने के लिए मना कर रहा होता है और जिंगहाउ काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि अब ये फ़ोन बिकने वाले तो है नहीं। अब ये सब कबाड़ा हो चुके हैं और इनमें से खाली ये 10-15 फ़ोन ही बेच पाया है। फिर ये अगले दिन एक बहुत बड़ी कंपनी में जाता है जो कि शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक होती है और ये वही कंपनी है जिसके फ़ोन बनाकर ये बेच रहा है। जो सारे फ़ोन होते हैं वो इसी कंपनी के होते हैं और जिंगहाउ यहाँ के मैनेजर से मिलता है और सारे फ़ोनों के बारे में बताता है और कहता है कि आप इन फ़ोनों के पार्ट्स को निकाल कर अलग अलग करके अलग अलग कंट्रियों में सेल कर सकते हैं। भले ही चाइना में नहीं हो रहे हो लेकिन और कंट्री में तो कर सकते हैं। मगर मैनेजर कहता है कि जो तुम फ़ोन ला के दोगे उसके पार्ट्स का जो क्वालिटी चेक होगा वो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पुराने फ़ोन है। लेकिन मैनेजर सोचता है कि ये तो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए इससे पीछे छुड़ाने के लिए बोल देता है कि जाओ एक फ़ोन को करके लाओ और उसकी क्वालिटी चेक कराओ। यहाँ से जिंगहाउ चला जाता है और वो काफ़ी मेहनत करता है, फ़ोनों के पार्ट्स को अलग अलग करके उन्हें पैक करके फैक्ट्री में ले जाता है चेक क्वालिटी के लिए और वो चेक क्वालिटी पास कर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में होते हैं। अब जिंगहाउ काफ़ी खुश होता है और वो खुशी खुशी मैनेजर के पास आता है और मैनेजर को पता चलता है कि ये पास हो गया तो वो अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही कि मैं तुम्हारे इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लूँगा। और जिंगहाउ को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि तुम अभी 20 साल के और तुम क्या ही कर लोगे, चलो जाओ, मुझे परेशान मत करो। और जिंगहाउ को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो इस कंपनी के ओनर से मिलने की कोशिश करता है और कंपनी का ओनर काफ़ी जल्दी में रहता है क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी होती है और वो गाड़ी में बैठकर जल्दी से निकल जाता है। जिंगहाउ अपने स्कूटर से इस कंपनी का ओनर का पीछा करने लगता है और बड़ी ही मुश्किल के बाद ये स्टेशन पे पहुंच जाता है और जल्दी से इसकी ट्रेन में घुस जाता है और इसके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे आप 10 मिनट दे सकते हो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और अपनी बात को रखता है कि मैं फ़ोन के पार्ट्स को निकालूंगा और हम उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि वो मेरे पास कूड़े की तरह पड़े हैं और उसके पार्ट्स काफ़ी महंगे बिकेंगे। ओनर कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। जिंगहाउ कहता है कि अगर ये मैंने कर दिया तो आप खरीदोगे? ओनर कहता है हाँ खरीद लूँगा और वो साथ साथ ये भी कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ भी एडवांस नहीं दूंगा इसके लिए और ना ही अपनी तरफ से कुछ वर्कर दूंगा, जो भी तुम्हें करना है वो अकेले करना पड़ेगा। और एक कार्ड देता है और कहता है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मैनेजर को कॉल कर देना। अब जिंगहाउ स्टेशन पे खड़ा सोच रहा है कि अब इसे क्या करना चाहिए। अगर ये पास हो गया तो ये काफ़ी अमीर हो जाएगा, अगर फेल हो गया तो इसके हालात काफ़ी बुरे हो जाएंगे और इसकी दुकान भी छीन ली जाती है क्योंकि इसने लोन लिया था उसे ये चुका नहीं पाया। अब ये अपनी स्कूटी भी बेच देता है क्योंकि पैसों की कमी होने लगी थी दुकान बंद होने के बाद। फिर ये अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है
और ये इसके पैर पकड़ता है और वो इसकी जॉब लगवा देता है शीशे साफ करने में। फिर अगले दिन जिंगाऊ अपने काम के लिए एक फैक्ट्री रेंट पे ले लेता है, पर उसका किराया 3000 येन पर मंथ उसे देना पड़ेगा। और वो उसे अपने दोस्त की मदद से वहाँ साफ सफाई कर देता है और उसे एक फैक्ट्री का रूप दे देता है ताकि वहाँ पर आसानी से काम हो सके। और फिर वहाँ पर उन पुराने फ़ोनों को लाया जाता है और अगला काम होता है कुछ वर्करों को ढूंढना, क्योंकि ये सैलरी तो उन्हें दे नहीं पाएगा, क्योंकि जब ये खुद ही नहीं कमा रहा तो उन्हें कहाँ से देगा। फिर ये कुछ ऐसे लोगों को ढूंढता है जिन्हें जॉब से निकाला हो या किसी की मजबूरी हो। सबसे पहले ये एक लड़की को पकड़ता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करती थी और जहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसे कम सुनाई देता है, इसलिए इसे वहाँ से निकाल दिया गया था। अब ये छोटे मोटे काम करती है। फिर इसे एक आदमी मिलता है जो किसी टाइम पर एक कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन ये फाइटिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो इसने गलती से किसी एक आदमी को जान से मार दिया, जिसकी वजह से इसको जेल हो गई। अब ये जेल से आया तो अब इसे काम की तलाश है। फिर इसे एक तीसरा पर्सन भी मिलता है जो सालों से गेम खेल रहा है, मतलब वो एक गेमर है और अब उसे पैसे कमाने हैं, क्योंकि अब उसे शादी करनी है। और वो कहता है कि मैं चलूँगा, लेकिन मेरे साथ साथ एक मेरा फ्रेंड भी चलेगा। और ऐसे ही कुछ लोग जुड़ जाते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले होते हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी बन जाती है और कुछ लोग भी जुड़ जाते हैं और ये सब मिलके इस कंपनी को नाम देते हैं नाइस व्यू। अब जिंगाऊ दिन में खिड़कियाँ साफ करने का काम करता है ताकि वो अपना खर्चा चला सके, और रात को फ़ोन रिपेयरिंग का काम करता है। और इसकी बहन की तबीयत तब भी ठीक नहीं थी और इसका ख्याल भी इसको काफ़ी रखना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस गेमर को एक लड़की मिल जाती है और वो उससे शादी करता है और ये सब लोग यहाँ पर आए हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद जिंगाऊ अपनी बहन को घर लेके जाता है। वहाँ मकान मालिक ने घर के बाहर ताला लगा रखा था और एक पर्चे पे लिख रखा था कि पहले किराया दोगे तो तभी एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये 3 महीने से किराया नहीं भर पाया। और ये सोचता है कि इतनी रात को लेके अपनी बहन को कहाँ जाएगा। और ये एक फैक्ट्री के वर्कर के पास चला जाता है और वहाँ पर एक बॉक्स का घर बनाता है और वहाँ अपनी बहन को सुला देता है। इसे काफ़ी बुरा लगता है कि ये अपनी बहन को कहाँ रख रहा है, जबकि उसकी पहले से ही काफ़ी तबीयत खराब है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और गरीबी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। और ये बहुत रोता है, लेकिन काम नहीं रुकता क्योंकि इसे अपनी बहन का इलाज भी करवाना है। और कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। और एक दिन फैक्ट्री का मालिक जिंगाऊ से कहता है कि तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया, अगर 2 हफ्ते में तुमने किराया नहीं दिया तो यहाँ से खाली कर देना। जिंगाऊ कहता है कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन मालिक को तो पता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। अब चारों तरफ रास्ते बंद हो जाने के बाद जिंगाऊ उसी कंपनी के मैनेजर के पास जाता है, शाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक के, और कहता है कि मुझे 1 लाख येन दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ओनर ने तुम्हें ऐसे ही डील नहीं दी है, जब तुम काम पूरा करोगे जब तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब जिंगाऊ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। अब उसे अपनी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस याद आ रहा है। उसने अपनी माँ से कहा था कि मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब यहाँ बारिश हो जाती है और फ़ोन के ऊपर जो चद्दर ढकी हुई थी वो भी गिर जाती है। और यहाँ फैक्ट्री का मालिक आता है जो जिंगाऊ से कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, किराया दे देना या तो खाली कर देना, क्योंकि ये जगह मैंने किसी और को दे दी है रेंट पर। यहाँ जिंगाऊ अपने वर्करों से मिलता है और कहता है कि हमारे काम को पूरा होने में अभी 2 हफ्ते का समय और है और मैंने अभी तक तुम्हें सैलरी भी नहीं दी और पता नहीं आगे दे भी पाऊंगा कि नहीं। मतलब ओनर ने अगर ये ऑर्डर लेने से मना कर दिया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा। अब जिंगाऊ का फ्रेंड बोलता है कि इन्हें सैलरी मैं दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर ये एक दूसरे को फैमिली की तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं और इन्हें फैक्ट्री से निकाल देते हैं और ये बॉक्स को अपने अपने घर ले जाते हैं और वहीं से काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जिंगाऊ के पास अपना घर नहीं होता है, इसलिए वो एक नर्सिंग होम में रहता है और वहीं फ़ोन रिपेयरिंग का काम शुरू कर देता है। एक रात को इसकी बहन उठ के देखती है और कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और फाइनली ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और सारा काम कंप्लीट हो जाता है और सारे पार्ट्स चले जाते हैं क्वालिटी चेक होने के लिए। और कुछ दिन के बाद इसकी पूरी टीम को बुलाया जाता है शाइनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में और ओनर इनको शाबाशी देता है क्योंकि सारे पार्ट्स पास हो चुके थे और इन्होंने वक्त पे काम पूरा किया था। और कहते हैं कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लोगे हमारी तरफ से। और ऐसे ही जिंगाऊ ने अपनी मेहनत से कर दिखाया था। और 1 साल के बाद हम देखते हैं कि उसकी बहन का ऑपरेशन भी हो चुका था और अब वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर इसके फैक्ट्री के वर्कर भी आए हुए हैं जो इसके लिए काफ़ी खुश हैं। और 6 साल के बाद हम जिंगाऊ को देखते हैं जो नाइस व्यू कंपनी का मालिक बन चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।